बात कर रहा था कि जो जमीन बेचने वाला, जो खरीदने वाला, अभी कहा यह डराने धमकाने वाले। भाई आप कैसे बात चेक करेंगे कि वो डरा के उसकी जमीन ले रहा है? इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में है, आपने आरएनडी कर लिए हैं वो सारे घर कि भाई हाथ से धमकी मिलेगी, इसलिए पहले उसको आप जो जिस तरीके का वायलेंस वाला घोषित। यही बात तो संदीप जी ने कही ना कि जहां पर दंगा हुआ वो सब चीजों को एक साथ कर लिया गया। जी देखिए, इनका हाल समाजवादी पार्टी वाला है। जो एसआईआर हो रही है, तो वहां अगर किसी मौलवी का कट गया नाम और किसी यादव का, तो वो कहता है तो मेरा वोटर है। अरे आपको कैसे मालूम कि वो मौलवी आपका वोटर है या वो यादव आपका वोटर है? बिहार भूल गए जहां बुरके के अंदर से ठपा ठप कमल पे वोट दिया है लोगों ने? इसलिए आपको कैसे मालूम कि वो जमीन जो खरीदने जा रहा है वो कौन है? तहकीकात होने देने में आपको क्या दिक्कत है? तहकीकात होने देने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं लोगों के बीच में आइएगा सर। ये जो लैंड जिहाद को लेकर के कानून राजस्थान सरकार बनाने जा रही है, असम में भी बनने जा रहा है, तो ये कैसे देखते हैं आप कि ऐसे ही आप नहीं डरा धमका करके खरीद सकते बिना सरकार की अनुमति के? नहीं, वैसे ही हो जाना चाहिए। सामने आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ। वैसे ही हो जाना चाहिए। जिसे लीगली चल रहा है वो तो होना चाहिए। कम से कम देखे तो सही कि किस चीज की क्या रेपुटेशन है, उस चीज को उसी हिसाब से। लव जिहाद वेरी बहुत ही गलत है। जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? जो जमीन जो है लैंड जिहाद जिसको कह रहे हैं कि जमीन जो है कोई भी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय, हिंदू का पलायन बहुत ज्यादा राजस्थान में हुआ, उसकी वजह से ये जो फैसला है वो लिया जा रहा है, ये कानून बनाया जा रहा है, कितना सही आपको लग रहा है? कानून जो भी बनते हैं सब कानून तो ऐसे ही रह जाते हैं, वो तो आपस में अपने आप सेटिंग हो जाती है। अपने आप सेटिंग हो जाती है, तो उस कानून पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं। आप क्या मानते हैं? मैडम ये पॉलिसी ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। मेन आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज के डेट में आप ये देखिए कि इंडस्ट्री में कहीं पर किसी के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बात होती नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात होती है। हिंदू मुसलमान की बात क्यों है? देश में अगर हम लोग 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता की बात होनी चाहिए। ये तो होता ही नहीं है। कहाँ हो रहा है बताइए? कहीं पर तो जनता की बात हो नहीं रही, किसी के रोजगार की बात हो नहीं रही है। कहीं लोग आज 100 रुपए के लिए परेशान है, 100 रुपए के लिए परेशान है। क्यों है? आप कह रहे हैं कि हमने देश को बहुत आगे विकसित बना दिया। क्या देश को विकसित बना दिया? आज के टाइम में जाके देखिए फैक्ट्रियों में काम नहीं है, काम की कमी है, रोजगार की कमी है। आप क्या मान रहे हैं सर? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। काम की तो कमी है, रोजगार की कमी है, लेकिन वो भी मुद्दा एक अपनी जगह पे सही है कि जो एक विशेष समुदाय जब एक जगह पे कब्जा ज्यादा करने लग जाए तो उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इस तरह से डेमोग्राफी चेंज होगी तो देश बर्बाद ही होगा, आबाद नहीं होगा। फिर इंडस्ट्री भी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। जब दंगे फसाद होंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? अच्छा, हसीन आजिम जी कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश होती है इस तरह के कानून। टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। टारगेट ये खुद ही इनके अंदर जो वो है ना, अपना भय है इनके अंदर, अपने अंदर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है। खुद ही डर जाते हैं कि हमारे लिए अब इनके लिए फायदे का हुआ ना। तीन तलाक का कानून पास किया तो इन्होंने खिलाफत करी, लेकिन फायदा इन्हीं के समुदाय को है। लेकिन ये मानते नहीं है उस बात को, मानते नहीं है उस बात को। आप लोग क्या मानते हैं लैंड जिहाद को लेकर के जो कानून आने जा रहा है? ये लैंड जिहाद है जो चल रहा है, तो ये लैंड जिहाद है। और जो यहाँ से लोग दुबई प्लान कर रहे हैं उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? तो वो तो हो गया कि आप वहाँ पर अपने काम के सिलसिले में। हमारी मर्जी है। हम वहाँ से जमीन बेच के हम अपना कहीं प्लान कर लेते हैं। ये किसी को डरा धमका के कोई जमीन नहीं बेचता और न खरीदता है। जिसके पास जरूरत है वो जमीन बेचेंगे, खरीदेंगे, यही है। और क्या? तो कानून के पक्ष में आप नहीं है, कानून के पक्ष में नहीं। आप लोग क्या मानते हैं? आइए सामने, आइए आइए। हाँ जी बताइए। मेरा कहना था कि लैंड जिहाद की जगह में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए वो सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे जिसमें जनसंख्या बढ़ रहा है, इसमें बेरोजगार लोग हो रहे हैं। ऐसे रहे तो बेरोजगारी तो खत्म होगी नहीं। तो इससे जहाँ पे दंगा भी हो रहा है तो जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा तो दंगा भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने भी उठाया। कई सारे हसीन आजिम जी से भी हम आएंगे, सवाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर कहा है। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जो है वो आ जाना चाहिए। वो आ जाएगा तो जो दंगे फसाद है, जो आप डेमोग्राफी चेंज की बार बार बात कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए और धीरे धीरे कंट्रोल भी हो रहा है। सरकार भी उसके तरफ काफ़ी इस तरीके के योजनाएं लेकर आ रही हैं जिससे कि ये चीज़ें और नीचे आए।
और हम इस पर और पुरजोर ढंग से काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जमीन 1 इंच भी नहीं बढ़ रही है। और रही बात जो उन्होंने एक सवाल उनका भी जो था, रोजगार की बात की थी, कि तो देखिए रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है। यूएसए से बड़ा कोई देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में। 34.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना सेकंड पोजीशन पे है, जो इतना बड़ा लोग मानते हैं, वो 19.6 पे है। अमेरिका में सिर्फ 1% लोग सरकारी नौकरी में हैं और ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं, 99%। हमारे यहाँ नौकरी की कमी है, मैं इस बात को नहीं इनकार कर रहा हूं, लेकिन पहली बार आजादी के बाद 8 लाख एमएसएमई शहर से लेके गांव तक काम करना चालू कर दिया। आप गांव में जाके देखिए महिलाओं को पापड़, अचार, तिलौरी, चूड़ा, ये सब जो चीजें हैं उसका अच्छा खासा व्यापार कर रही हैं छोटे स्तर पे। और उसी तरीके से स्टार्टअप में पहली बार हिंदुस्तान में 44,000 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं और बैंकों से लोन मिल रहा है। लेकिन वैश्विक स्थिति भी आपसे छिपी हुई नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमको भी उसकी मार झेलनी पड़ रही है। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मेरे यहाँ 70% मेरा काम कम हो गया है। नोएडा फेज 2 में 1000 मशीनें मेरी चल रही थी, आज 200 चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि या तो हम उसकी बात मानकर डेयरी उद्योग में और कृषि उद्योग में उसको छूट दे दें। अगर अमेरिका यहाँ के डेयरी और कृषि उद्योग में आ गया तो यहाँ की उद्योग को घुटनों पर बैठा देगा, जो नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर मानने लेकिन अब इसके लिए एक विदेश नीति तो होनी चाहिए। आपके पास आ रही हो संदीप जी, और ये बताइएगा क्योंकि सवाल जी हाँ, क्या हमारा देश सर ये हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ जाएंगे? हमारा देश तो हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ नहीं चलिए, सकता। हमारा देश हिंदू मुसलमान करके आगे नहीं बढ़ सकता। सही कहा आपने, हम हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अब आपने पूछा है तो सुनिए, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से जब 2014 में लिया था सत्ता, तो भारत 11वें स्थान पे था, आज भारत 4थे स्थान पर है और तीसरे पर जाने की पुरजोर कोशिश है। 2027 तक भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये मत कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम पे हैं। नहीं, तो उसमें आपको क्या, इसमें क्या आपको कभी देखा? सुनिए, एक मिनट, हाँ, इसमें हम कहेंगे 3% का 4 से 6% जा सकती है आने वाला समय, लेकिन 4 से 3 नहीं हो सकता है। ये हम चैलेंज के साथ कर सकते हैं। तीसरे पोजीशन पे हम नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो नया नियम आया है यूजीसी के आधार पे बीजेपी इंडिया से साफ खत्म होते जा रही है। आने वाला समय इनको नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मैं कह के जाता हूँ और ये देख लीजिएगा। अच्छा, चलिए, तो यूजीसी नियम का जिक्र यहाँ पर करते हुए दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर हम नहीं पहुंचे। मुझे लग रहा है संदीप जी इसका जवाब दे। देखिए, जो देखना न चाहे उसे दिखाई नहीं देगा। देखिए, जो देखना नहीं चाहेगा उसे दिखाई नहीं अच्छा, सुनिए, सवाल से पूछिए नहीं, सवाल का जवाब भी लीजिए, आप भी सुनिए। हाँ, देखिए, जो देखना नहीं चाहेगा उसे दिखाई भी नहीं देगा। साफ साफ मैं कह रहा हूँ। एक बात बताइए, यहीं से आप गुजरते हैं 63 के सामने जो है, सुबह 9 बजे आपकी कार सीधे नहीं निकल सकती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग रोड पे निकले होते हैं जॉब के लिए। तो नोएडा में काम जनरेट हुआ है, हर जगह काम जनरेट हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना इकोनॉमी बन गई। 7.8 की ग्रोथ रेट अगर आ रही है तो पेपर पे थोड़ी ना आ रही है। ये तो भाई 3 एजेंसियों ने, वर्ल्ड की 3 एजेंसियों ने रेटिंग हमारी दी है और कहा है कि 7.8 की ग्रोथ रेट हमारी आ रही है। अब बात आ रही है भाई हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। दोनों ही स्थिति मैं कह रहा हूँ। पहले केवल मुसलमान होता था, तब कहीं नहीं बात होती थी। आज हिंदुओं की बात हो रही है, इसलिए इस बात पे ज्ञान हमको दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। हम अपने हितों की बात ना करें, हिंदू अपने हितों की बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान नाराज हो जाएगा या मुसलमान जो है कहेगा कि सेकुलर फैब्रिक खराब हो गया। अरे भाई,
सुनिए सुनिए भाई, बात पूरी सुनिए। देखिए, देश में रोजगार जनरेट हो रहा है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप 0 पॉइंट नोएडा पे खड़े हो जाइए, कम से कम आपको 200 बसें 1 घंटे के अंदर निकलती हुई दिखाई देंगी। क्या वो रोजगार नहीं है? लोग ट्रेन की लाइनों के ब्लैक में टिकट खरीदते थे, आज की तारीख में जो ट्रेन में चलते थे वो बसों से यात्रा कर रहे हैं। आज वो जो है अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। गाड़ी जो कोई खरीद रहा है, सुनो पहले, गाड़ी जो कोई खरीद रहा है, क्या वो सर्विस नहीं करा रहा है? क्या जो सर्विस स्टेशन में काम कर रहा है लड़का, उसको रोजगार नहीं जनरेट हो रहा है? तो आप इन सब बातों को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। हाँ, ठीक है, तो देखिए चश्मे का आएंगे आप लोगों के पास आएंगे मुद्दे, हम वापस से हाजी नाजिम जी कहेंगे, उसके बाद वापस अपने मुद्दे पे आएंगे। देखिए किरण जी, देखिए सम्मानित जनता रोजगार की बात करती है तो ये डाइवर्ट करने की बात करते हैं। ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के। नहीं, कहाँ डाइवर्ट किया? उन्होंने तो जवाब दिया। नहीं, अब जवाब दिया हाजी नाजिम जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब दिया उन्होंने तो। पीस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। अभी इन्होंने क्या कहा, पहले मुसलमान की बात होती थी। हाँ, सन 47 में देगा, सुन लीजिए, सन 47 में देगा, बात पूरी होगी। सन 47 में मुस्लिम समाज जो है 37% नौकरियां बता, आज 1% पे, लेकिन मुसलमान की बात नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाई कितने परसेंट सरकारी नौकरी में है, उनका भी आंकड़ा आप सार्वजनिक कर दीजिए। और रही बात ये, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो हिंदुओं का आंकड़ा क्यों मांग रहे हैं? ये सरकारी नौकरी में आंकड़ा क्यों मांग रहे हैं? क्या मैं अपने हिंदू भाई ओवरऑल बात कर लीजिए ना। क्या मुझे हाँ, देखिए, अब जब ये मुसलमान की बात कर सकते हैं, क्या हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की बात आप कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं हम भारतीय, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मेरा सवाल उसके ऊपर में है। हाँ, सुन लीजिए, अगर मेरे हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत हुई तो इंशाल्लाह बिना भेदभाव के सबसे पहले अपने भाई को खून दूंगा। अपने सुन लीजिए भाई, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा और इन सब का डीएनए एक है। जब हम सबका डीएनए के तो हाजी नाजिम खान अपने भाइयों को अगर अपना ब्लड दे देगा तो इसमें कोई बुराई नहीं बिल्कुल देगा, मुझे लग रहा है संदीप जी भी देते ही होंगे। ये नहीं देंगे, ये देंगे। ये ढूंढते कि कहीं वो मुसलमान तो नहीं है, उससे ब्लड चला जाएगा मेरा, कहीं ये हिंदू तो नहीं है, ये हिंदू। अच्छा, आपको पता है आजकल अस्पताल, हम खून के अंदर लाल रंग नहीं देखते, हम देखते हैं कि ये हिंदू का भी है, मुसलमान का, क्योंकि खून का रंग एक है। हाँ, ग्रुप जरूर सबके अलग अलग हो सकते हैं, रंग सबका एक है। देखिए, आप पार्क में खड़े हैं तो आपका बयान बहुत सुंदर निकल रहा है, लेकिन शुक्रवार को जब आप अपने समुदाय में बैठेंगे तो वहाँ दूसरा ज्ञान देंगे। तो इसलिए यहाँ लोगों को जो है कविताएं मत सुनाइए, सबको पता है आपकी हकीकत क्या है। जी आ रही हाजी नाजिम जी, आ रही। देखिए, हाजिम भाई बहुत बड़ा देशभक्त अपने को घोषित कर रहे हैं और पूरा खून देने के लिए तैयार हैं। खून, एक मिनट, खून लेने इस्लामिया से पड़े हुए हैं। हम जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोडक्ट हैं। हर शुक्रवार को जुमे की नमाज में जाया करते थे, इसलिए जाया करते थे। सुन लो, उस समय बात जो होती थी ऐसी नहीं होती थी कि किसी को लाइव कैमरे पे गला काटा जाता हो। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, किसने निंदा की, किसने विरोध किया, बताइए आप। हाँ, चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ, आलोक जी आ रही हूँ। भाई देखिए, आपको बता दूं, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है। भैया, जब कन्हैया की हत्या हुई थी तो हाजी नाजिम खान उनके पीड़ित परिवार से मिला था और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। इकलौता मुसलमान हूं। वहीं आपके एक मुस्लिम संगठन की तरफ से वकील भी तो मुहैया करा दिया गया ना अपराधियों को। सुन लीजिए, अब इसमें भी जवाब। हाँ, देखिए, अब आगे की एक बात सुन लीजिए। देखिए, कन्हैया के लिए, उसके पीड़ित परिवार के लिए हाजी नाजिम खान मिला, लेकिन इसी भारत के अंदर अखलाक की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अकबर को मार दिया जाता, जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया जाता और कोच के अंदर उसका धर्म पूछ कर उसको मार दिया जाता है। दिल्ली में सचिन भी बना। पीड़ित परिवार, अभी ताजा उदाहरण, पीड़ित परिवारों से मिले ये लोग। अभी ताजा उदाहरण है, तुर्कमान गेट पर रात में 2 बजे लोगों को उकसा रहे थे कि चलो भाई चलो, मस्जिद पे हमला हो गया। क्या संविधान प्रेम आपका नहीं कहता था कि आप पुलिस को फोन करें, 100 नंबर कॉल करें कि मस्जिद पे हमला हो गया? आप अपनी कौम को क्यों भड़का रहे थे? आप इस बात पे कहिए, गलत किया गया, आप कहिए उन लोगों ने गलत किया। अब एक मिनट, आ रही हूँ हाजी नाजिम। मैं हाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ कि जितने ईंट पत्थर चलते हैं किसी भी जगह पर जहाँ बलवा होता है, वो सिर्फ मुसलमानों के छत से क्यों चलते हैं? आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है क्या ईंट पत्थर इकट्ठा करने का? कश्मीर में, संभल में, दिल्ली में, सब जगह आपके पत्थर चलने लगते हैं, ईंट चलने लगती है। और जहाँ कहीं भी आप अफवाह फैलाते हैं, आपने तुर्कमान गेट पर मस्जिद को किसी ने छुआ तक नहीं है आज तक। लेकिन जो वहाँ अवैध चीजों का आपने निर्माण कर लिया था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया,
उस पर आपने पत्थरबाजी करवा दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार के हर काम में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एक विशेष समुदाय को टारगेट, ये सवाल सर से भी था मेरा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि पत्थरबाज मुसलमान होते हैं। मैं कहता हूँ, सुन लीजिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे पत्थरबाजी मेरे समुदाय से करी हो या किसी ने भी करी हो, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कानून से उनको सजा देगा। लेकिन अरे सुन लीजिए, लेकिन मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं देखिए, ये देखिए, ये कौन सा संगठन है जो खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं? ये देखिए भाई, ये कौन संगठन है जो खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि तलवार क्यों लहराते हैं? अगर आपको लहरानी है तो कलम लहराइए, ताकि बच्चा तालीम हासिल करने वाले, तन से जुदा के नारे लगाने वाले हमको शांति का संदेश देंगे, यही संदेश देंगे आप? सुन लीजिए, हाँ ना अभी इन्होंने एक मिनट, हाँ, मदरसों में गजबाए हिंद, एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी का पाठ पढ़ाने वाले लोग आज हमें सीख दे रहे हैं। हाँ, जी, हाँ। एक बात देखिए, इन्होंने गजवा हिंद की बात करी। मैं देखिए अपनी सम्मानित जनता के सामने कहता हूँ, हम लोग अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। गजवाए हिंद का नारा कौन लगा? हाँ सुन, अभी देखिए, अब मैं जब कहूंगा तो आपकी नजर खुद चली जाएगी। ये गजवा हिंद का नारा दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान से आया, लेकिन उसको भारत में कौन लगा रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाजिम खान तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, नाजिम लगा रहा है। हाँ, अभी आपके सामने गजवा हिंद की बात किसने करी? उन्होंने तो सवाल उठाया, नाजिम खान ने, उन्होंने तो सवाल उठाया ना भारत की बात अभी करी। 2 दिन पहले मुंबई में किसी ने नारा लगाया है कि पूरे मुंबई को हरा करना है। हरा करना क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। पूरे मुंबई को हरा करने का मतलब बता हाँ दीजिए। सुन लीजिए भाई, देखिए ये कह रहे पूरी मुंबई को हरा करने की। देखिए वहां जो है AIMIM के जो पार्षद हैं, उनका ये बयान कोट करने की बात कर रहे हैं ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई, देखिए ये बात हमेशा एक चीज करते हैं, तो किरण जी एक भाई, आप 2014 के बाद वाली बात करते हैं ना, तो अब मैं बता दूं 2014 से पहले ना सूरज था, 2014 से पहले ना चांद था, ना 2014, सुन लीजिए, ना 2014 से पहले ना हिमालय था, 2014 से पहले ना ये पेड़ थे जिनका कलर भी हरा था, और 2014 से पहले ना इंसानियत थी, और की बात में बात पूरी ना 2014 से पहले देश को आजादी मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजादी 1947 में मिली, जो हमारे अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद। पार्षद ने ये आजादी जब 47 में मिली, तो आप हरा करने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये भगवा की बात करते हैं, वो हरा की बात करते हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ खंडन कर रहे हैं ना। हम लोग आप खंडन कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए, हम खंडन करते हैं AIMIM के उस पार्षद का हम खंडन कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात। गठबंधन करने के लिए कल आप उतारू हैं। देखिए, देखिए, खंडन तो कोई भी कर सकता है। कुएं के मेढक कुएं को हरा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अब सनातनी और हिंदू जाग चुका है। आप एक गली को हरा करोगे तो यहाँ का सनातनी हिंदू पूरे देश को भगवा कर देगा, पूरे देश में भगवा फैला देगा। आज हम 23 राज्यों में हैं, सेंटर में हैं, और इसी तरह अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम सारे राज्यों में स्थापित हो जाएंगे और भारत का झंडा झुकने नहीं देंगे। आप बात करते हैं पीस पार्टी की, पीस पार्टी है क्या? मुसलमानों की पार्टी है पीस पार्टी। चलिए, अब मैं जनता के बीच, जनता आप इधर आइए, ये बताइए, लैंड जिहाद को लेकर के कानून अब आने जा रहा है, वो भी राजस्थान में, इससे पहले असम में भी आने के। VHP कह रही है, विश्व हिंदू परिषद, की इसको पूरे देश में लागू करिए। सही है, गलत है? हाँ, कहीं गलत नहीं है, पूरा सही है। और मैं इनसे नाजिर भाई से कुछ चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सवाल आज इन्हीं के साथ होता है। हाँ, तो उन्होंने पूरी तरह से रब कर लिया है। और सर, सारे मुसलमान भाई के लिए मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिक्कत है। जिस किसी को दिक्कत था, जब 1948 में बंटवारा हुआ और पूरा छोड़ा गया कि भैया जब पाकिस्तान जा सकते हैं, उस समय में क्यों नहीं गया भैया जी आप पाकिस्तान? अब आपको हिंदुस्तान में दिक्कत होने लगा। एक दूसरी मैं कह रहा हूँ, ईरान और इराक, अभी कौन वहाँ पे हिंदू है? 40 मस्जिद को ढहाया गया रात में, 40 मस्जिद को 2 रात में तोड़ा गया। वहाँ पे कौन से हिंदू हैं? वहां पर कौन सा हिंदू है कि हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रखे? चलिए, इसका जवाब दीजिए आप। भाई देखिए, हाँ देखिए, भाई का जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं? भारत के अंदर है या सऊदी अरब के अंदर है, ये बता दीजिए। मैं तो भारत में हूँ,
हाँ तो फिर बस मैंने इसलिए पूछा भाई, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत की बात करूंगा। ये लोग हमेशा विदेश की बात करेंगे, मुस्लिम नहीं, उनका सवाल आप इधर मिस इंटरप्रेट मत करिए ना। उनका सवाल सीधा था कि जो मस्जिद तोड़ने की बात आती है कि एक तरह से डर व्याप्त करने की कोशिश हो रही है। ईरान और इराक में कहाँ आपको कोई हिंदू है जो वहां पर मस्जिदों को ढा रहा है? वहां तो मुस्लिम ही ढा रहे हैं ना। हाँ देखिए, अभी ईरान के अंदर जासूस पकड़े गए, शायद भैया हिंदू है, अभी भैया को पता नहीं है वो जासूस कहाँ गए। उनको देखिए ईरान किस तरीके से सजा देगा। हिंदू है वो। हाँ अब देखिए भाई, हिंदू की बात आप हिंदू की कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सीधे नहीं बोल के इनडायरेक्ट वे में बोला वो हिंदू है जो वहाँ जासूस पकड़े गए हैं। नहीं हिंदू नहीं कहा। मतलब आपका कहने का तो अर्थ यही था, तो बताइए नहीं है भाई मैंने कहा कि ये क्यों कहा कि वहाँ जो जासूस पकड़े गए, आप समझ जाइए कि कहाँ के क्या मतलब हाँ है सुन कहने लीजिए, का? देखिए भाई जासूस जो होते हैं देशद्रोही होते हैं, जी, आ रही हूँ। देशद्रोही होते हैं, उनकी सजा उनका वहाँ का देश देगा। लेकिन मैं तो भाई भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला नहीं, हूँ। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों भाई? फलस्तीन के लिए आप लोग रोते हैं, फलस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, ईरान में जो हो रही है उस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी वाजपेयी जी को भूल मैं गए। आ रही हूँ, सर, हाँ, देखिए हाजिम भाई, अरे हाजिम भाई धीरे बोलिए, नस फट जाएगा, धीरे धीरे बोलिए। हाँ अब मेरी बात सुनिए, ये अभी कह रहे थे हाँ। कि वहाँ पे जो मस्जिद ढा दिया गया ईरान में 40, वहाँ पर कुछ जासूस पकड़े गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पैलेस्टीन के लिए इतना नहीं, गाजा पर पट्टी के लिए इतना छाती पीट रहे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुसलमान के 70 देश खड़े हैं और ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। बताइए आपका भाईचारा कहाँ गया? चलिए ये भाईचारा आ रही हूँ हाजिर नाजिम जी। 70 नाम लिया है जबकि 57 मुस्लिम कंट्री। अच्छा आप हाँ जी, लैंड जिहाद को लेकर के आज का मुद्दा। भजनलाल सरकार जो है इसको लेकर के कानून लाने जा रही है कि अब बिना सरकार की अनुमति के कोई भी समुदाय किसी को जमीन नहीं बेचेगा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ पर। नहीं सही बात है, देखो ये होना भी चाहिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश देवभूमि में माने जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पहाड़ों पे जाकर के देखो, अवैध मजार इतनी मिली हैं कि वहाँ की सरकार उन पर बुलडोजर बजा करके तोड़ रही है, और वहाँ की सरकार भी कानून लेकर के आ रही है। पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों में डर है। भैया मुसलमानों को अगर आज तक अगर तुम फैक्ट के साथ में देखो, रियलिटी चेक करो, तो सबसे ज्यादा शोषण ही विपक्ष की पार्टियों ने किया है। हमेशा बीजेपी से डरा के रखा कि बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। कितने बीजेपी की सरकार आने के बाद में 11 साल सरकार हो गए, 12 साल सरकार हो गए, कितने मुसलमान बाहर गए, कितने मुसलमानों की नौकरी खाई। अरे सरकार अगर कोई भी स्कीम लेकर के आती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, घर की हो, पानी की हो, टॉयलेट की हो, वो तो सबके लिए है। सबके लिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी बात को? हाँ बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य तो उन्होंने बताया ना, वो नहीं उन्होंने बताया ना कि कितने मुसलमान का मुद्दा क्यों होता है? हम तो नहीं हम तो रोजगार की बात करते हैं। बाबा सुनिए, रोजगार पे बताया ना संदीप जी ने, रोजगार पे बताया तो कितने रोजगार आखिर आज के टाइम पे किसान जो है, एक मिनट, किसान जो है वो खेतों में लेटने के लिए मजबूर है। चारों तरफ गायें हैं, इस पे क्या ये सरकार बोलेगी? क्या ठीक है आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन हाँ जी हाँ, मैम उन्होंने बोला था कि रोजगार बहुत है, ठीक है रोजगार बहुत, हाँ रोजगार है। सैलरी कितनी है लोगों की, पहले ये बताइए सैलरी कितनी है आप? अब अगर किसी की क्वालिफिकेशन ही 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, तुम उसको 50,000 रुपए सैलरी थोड़ी ना दोगे। सैलरी डिपेंड करेगी तुम्हारी स्किल के ऊपर, तुम्हारे स्किल के ऊपर में चीजें जो है वो सैलरी जो है जो इन्होंने बोला है स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी। एक नॉर्मल सैलरी कितनी होनी चाहिए? लेकिन डिपेंड भी तो स्किल, तो वो तो गलत तो नहीं हो रहा है। अब जो स्किल होगी उसी हिसाब से तो सैलरी मिलेगी। अब ऐसा थोड़ी जो ड्राइवर होगा आप उसको मालिक की सैलरी दे दोगे। कुछ तो नहीं, कम से कम तो 20 उसका जो है 700 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से तो दोगे। 700 स्किल पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है जी। बिल्कुल आप उनकी बात का जवाब। हाँ मैं उस भाई की बात का जवाब दे दूंगा। शायद मुझे लगता है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में उनके आ गए हैं शायद। हाँ आ गए, इसलिए मेरे युवाओं की बात आ गए तो भाई कहाँ से आए, जा इनकी भी जांच हो जानी चाहिए। 15 लाख कहाँ से आए वो जांच होनी चाहिए। और रही बात ये, मैं देखिए मैं युवाओं के रोजगार की बात करता हूँ और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हूँ। अब पीस पार्टी का यही एक बात है कि मेरे युवा देश को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि आज जरूरत है इन युवाओं की। लेकिन ये युवा चाहते नहीं, ऐसे युवा नहीं चाहते कि ऐसे युवाओं को ऐसा नहीं है कि आप लोग एक साथ कर नहीं पा रहे हैं।
इसमें जो है पीस पार्टी पीछे रह गई है, AIM है, पीछे देखिए रह गई। देखिए पीस पार्टी अपने युवाओं को जोड़कर चल रही है। पीस पार्टी की रैलियां देखिए इंशाल्लाह बहुत भारी भीड़ आ रही है। वो चाहती है कि बदलाव होगा, भीड़ जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार मिलने जा रही है पीस पार्टी के रूप में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो भीड़ जो है वो तब्दील होगी? हाँ, वो बार बार बात हो रही है कि सैलरी जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। देखिए सैलरी मार्केट फोर्स से डिराइव होती है और जब अनस्किल्ड लेबर की जो फोर्स है वो बहुत संख्या में आती है हर साल। भैया जब पढ़ने का समय था तब तुम पढ़े नहीं, जब परीक्षा देने का समय था तब तुम नकल करके पास किए। सुन लो, एक कड़वा सच है, कड़वा सच है, पहले सुन लो भैया। जब पढ़ने का समय था तब तुमने माँ बाप की बात मानी नहीं। भैया सुन लो, पूरी बात सुन लो, सुन लो। अगर पढ़ने लिखने के समय में आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो आप इस तरह से दावा नहीं कर सकते बिना नहीं, ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये किसी पार्टी से नहीं है।